हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास सिक्स्थ का चैप्टर ले रहे हैं नंबर 5। चैप्टर 5 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप बेटर है कि रीड करें एनसीईआरटी को साथ साथ और इसके कहीं शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि आपको एग्ज़ाम में वो हेल्प करें। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे नोट्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल रटना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे तो आप एक बार को सीटेट आपने क्लियर कर भी लिया तो फिर आगे का जो भी एग्ज़ाम है, जैसे केवीएस का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है या DSSB का है, जहाँ पे भी सब्जेक्ट मांगते हैं, सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो वहाँ ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो चैप्टर को रीड करिए, कॉन्सेप्चुअली समझिए ताकि आप हर एक एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक से ही पता चल रहा है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि देखिए एक टर्म है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे मटेरियल मिक्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे चाय। अब चाय को हम छान के चाय की पत्ती अलग करते हैं, तो चाय एक मिक्सचर है, ठीक है। उसके अंदर दूध है, पानी है, चीनी है, चाय की पत्ती डाली है, ठीक है। तो मिक्सचर जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स हों। अब हमने टी लीव्स जैसे देखी कि चाय की पत्ती को हम चाय से कैसे अलग करते हैं, छन्नी के थ्रू, स्ट्रेनर के थ्रू। तो ये कॉमन डेली लाइफ में यूज़ होने वाली कुछ ऐसे डेली एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को देखते हैं। साथ ही साथ अगर जैसे दाल है या फिर चावल है, हम उसमें हाथ से बीन कर जो स्टोन है या हस्क पार्टिकल्स हैं उनको अलग किया जाता है। वो प्रोसेस क्या है, हैंड पिकिंग, हमने हाथ से अलग किया। और कुछ कॉमन एग्जांपल कैसे हैं, जैसे ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स, जो डंठल होती हैं उनसे हम जो दाने हैं, ग्रेन्स हैं, उनको अलग करते हैं जब कटाई होती है फसल की। दूध को चर्न किया जाता है, मिल्क और कर्ड इज चर्न। आपने देखा होगा जो हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं या हमारी मम्मी लोग ही मलाई को बिलोते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होती है जिसके कारण वो सारी सेंटर में आ जाती हैं, है ना, और उन्हें अलग करा जाता है। तो मिल्क और कर्ड को चर्न किया जाता है ताकि बटर को सेपरेट किया जाए। तो हम सेपरेशन करते हैं सब्सटेंसेस का, लेकिन क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार हमें कुछ ऐसी चीज़ों को अलग करना होता है जो कि यूज़फुल नहीं है, और कई बार ऐसी चीज़ों को भी अलग करना पड़ता है जो यूज़फुल है। जैसे कि जब हम दूध को बिलोते हैं तो हम उससे क्या अलग करते हैं, उससे हम घी निकलता है, बटर को अलग करते हैं, तो ये यूज़फुल है। लेकिन दाल या जो चावल हैं उनसे जब हम स्टोन्स को अलग करते हैं तो वो तो अनयूज़फुल, वो कोई यूज़फुल चीज़ नहीं है, उसको अलग कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ में हम सेपरेशन करते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं, देखिए अब यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में कहा है कि जैसे पोहा है। अब पोहे के अंदर से अगर मैं कहूँ मिर्च अलग करो या मूंगफली की दाने को अलग करो, तो बहुत ईजिली हैंड पिकिंग के थ्रू किया जा सकता है, क्योंकि साइज़ ऑफ पार्टिकल क्या है, बड़ा है। हमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े पार्टिकल हैं, तो इजीली उनको हम सेपरेट कर देंगे। लेकिन अगर आप मानिए कि ऐसी चीज़ों को सेपरेट करना है, अगर मैं कहूँ चाय की पत्ती को चाय से हाथ से अलग करें, तो क्या पॉसिबल है, नहीं। उसके लिए हमने स्ट्रेनर का यूज़ किया। तो अलग अलग मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सेपरेशन करते हैं, चीज़ों को अलग अलग करते हैं मिक्सचर से। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक टेबल आप लोगों को दे रखा है, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस। मैंने आपको अभी पहले समझा भी चुकी हूँ मैं, कहीं आप नोट भी कर लीजिए, ये पॉइंट्स में क्वेश्चन बना सकते हैं एमसीक्यू में। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया, अगर हम चावल से स्टोन्स को, पत्थर को अलग करते हैं, तो क्यों करते हैं, दो चीज़ों को हम सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन एक यूज़फुल है और एक अनयूज़फुल है। जो यूज़फुल नहीं है, जैसे स्टोन, वो थोड़ा ही हमारे काम का है, उसको अलग कर रहे हैं। अगर हम मिल्क को चर्न कर रहे हैं, यानी कि दूध का बिलोना जो होता है, दूध को बिलोते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उसमें भी नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को अलग करना है जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। जैसे कि क्या है, इम्प्योरिटीज़ जो हैं उन्हें अलग करना है। सेपरेट टी लीव्स, टी लीव्स के अंदर क्या है, हम इम्प्योरिटीज़ को अलग कर रहे हैं, लेकिन वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज दैट मे बी मिक्सड विद इट, जिनका कोई यूज़ नहीं है उनको अलग करना है। लेकिन कई बार समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। जैसे अगर हमें बटर मिला, मिल्क को हमने बिलोया, बटर मिला, बटर यूज़फुल है, लेकिन साथ में जो इम्प्योरिटीज़ अलग हुई वो क्या है, हमारे लिए नॉन यूज़फुल चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका कोई यूज़ नहीं है।
तो अब मेथड ऑफ सेपरेशन में सबसे कॉमन मेथड क्या है, हैंड पिकिंग। इसे आपको कुछ नोट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, सबको पता है। अगर साइज़ जो है पार्टिकल का इतना बड़ा है कि इन्हें हम हाथ से ही उठा के अलग कर सकते हैं, तो वो कौन सा मेथड आएगा, हैंड पिकिंग। कहाँ पे इसका यूज़ होता है, हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटी। मेन बात यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हैंड पिकिंग इक्वल टू लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज सेपरेशन। जहाँ पे बड़ा साइज है पार्टिकल का, उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल कैसे है, जैसे हस्क, जो गेहूं के उसमें थोड़ा थोड़ा भूसा होता है, उसको हम हाथ से अलग कर सकते हैं। राइस या पल्स से जो भी स्टोन है, हस्क पार्टिकल हैं, उनको अलग किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए इस इमेज में भी आपको दिख रहा होगा हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन, तो पिक्चर से अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग को समझने से पहले मैं एक आपको पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, देखिए जब फसल कटती है तो उसमें क्या होता है, जितनी भी स्टॉक्स हैं, डंठल हैं, उसको पीटा जाता है। ऐसे फार्मर अपने हाथ से स्पीड में नीचे उनको पीटते हैं, क्यों, ताकि ग्रेन्स जो हैं, जो दाने हैं फसल के, वो उस डंठल से अलग हो जाएं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। पहले तो ये मतलब मैनुअली भी की जाती थी हाथों से, लेकिन अब उसका इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, इसमें हम साथ साथ मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं, थ्रेशिंग के अंदर क्या है। देखिए बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स, जो गेहूं या फिर चावल के स्टॉक्स हैं फील्ड के अंदर, स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन, पहले उन्हें सुखा दिया जाता है ताकि वो चिपके ना, है ना। अगर सूख जाएंगे तो फिर जल्दी जैसे आप उन्हें मारोगे तो वो ग्रेन्स इजीली अलग हो जाएंगे, समझ रहे हैं। Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seed attached to it. उस डंठल के अंदर बहुत सारी ग्रेन्स अटैच होती हैं। जैसे कि अगर हमने बात करी कि एक एग्जाम्पल इन्होंने ऐसे समझाया, मान लीजिए कि पेड़ पे बहुत सारे फल लग रहे हैं, उन्हें तो हम एक एक करके हटा सकते हैं, लेकिन एक डंठल के अंदर अगर मान लीजिए बहुत सारे ग्रेन्स हैं, बहुत सारे अनाज के दाने हैं, तो क्या एक एक करके हम अलग कर सकते हैं, नहीं। तो उसके लिए क्या हम क्या करेंगे, एक एक करके उनको तो नहीं तोड़ सकते। तो द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स, उसे बोलते हैं थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन, उनको पीटा जाता है टू फ्री द ग्रेन सीड्स। ठीक है, ये आपने पिक्चर देखी है। अब यहाँ पे थ्रेशिंग को पहले बुलक्स के थ्रू भी, बैल की हेल्प के साथ भी किया जाता था। बैल क्या करते हैं, आप अगर एक बार यूट्यूब मतलब गूगल पे आप पिक्चर डाल के अगर देखिए थ्रेशिंग यूजिंग बुलक्स, तो आपको पिक्चर के थ्रू ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें क्या करते हैं, जो भी स्टॉक्स हैं उनको डाल देते हैं और फिर वो सर्कुलर मोशन में चलती हैं उसमें, तो फिर वो जो भी ग्रेन्स हैं वो वहाँ से अलग हो जाती हैं। अब मशीन्स का भी यूज़ किया जाने लगा है आजकल। तो हमने अब ग्रेन्स को अलग कर लिया, मान लीजिए डंठल से गेहूं के दाने अलग हो गए, अब गेहूं हमारे पास घर में आ गए। लेकिन आपने देखा होगा कि गेहूं को पिसवाने से पहले हमारी मम्मी लोग उस गेहूं को फिर से साफ़ करती हैं, क्यों, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जो भूसा या स्टोन ऐसे ऐसे पार्टिकल्स रह जाते हैं, है ना। कई लाइटर इम्प्योरिटीज, स्टोन को तो मान लीजिए हमने हाथ से भी अलग कर दिया, लेकिन कई लाइट इम्प्योरिटीज़ भी रह जाती हैं। तो अब उनको कैसे अलग करें, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, विनोइंग। विनोइंग के अंदर देखिए क्या करते हैं, विनोइंग के लिए देखिए टूल है, इससे इसमें क्या किया जाता है, जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ हैं जिनका वेट लाइट है, वो ऐसे अगर हम हिलाएंगे तो क्या होगा, एयर के कारण वो हैवी पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसको सेपरेट कर रहे हैं हम, ग्रेन हैवी है और लाइट कंपोनेंट क्या है, हस्क, उनको अलग कर रहे हैं बाय ब्लोइंग एयर। ठीक है, हवा फूंक मार के, ताकि जो भी लाइट कंपोनेंट्स हैं वो अलग हो जाएं, लाइटर कंपोनेंट्स। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन। ये मैं बता चुकी हूँ। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय विंड, क्योंकि हल्के होते हैं तो विंड इजीली उन्हें अपने साथ ले जाती है। द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। तो जो देखिए जैसे कि ये वाला आपने देखा, यहाँ पर सारे में इधर ग्रेन्स कलेक्ट हो जाएंगी और जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स हैं वो इधर दूसरी जगह इकट्ठे हो जाएंगे, जो मतलब हम जानवरों के चारे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है सीविंग। सीविंग मतलब होता है छानना। सीव एक जैसे सीव बोलते हैं छन्नी को, और प्रोसेस क्या है, सीविंग। जैसे कि अगर हम आटा छानते हैं सीविंग में, है ना, तो लेकिन इसमें पार्टिकल का साइज़ बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो सीविंग अलाउ द फाइन
बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होंगे तभी सीव के थ्रू वो छनेंगे। ये हमने देखा। सेकेंड सीव का यूज़, द सीविंग रिमूव पीसेज ऑफ स्टोन स्टॉक एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विद वीट। अब मान लीजिए आटा, पहले हमने गेहूं थे, गेहूं में से हमने हस्क वगैरह अलग कर दिया और पिसवाने के लिए भेज दिया आटा, आटा पीस कर आ गया, लेकिन फिर भी तो आटे के अंदर इम्प्योरिटीज़ है। अब उसको कैसे साफ़ करें? उसको तो हाथ से नहीं कर सकते हैं, ना हवा के थ्रू कर सकते हैं कि अगर हम उसमें एयर को ब्लो करें तो आटा भी उड़ जाएगा, क्योंकि आटा भी बहुत फाइन है। तो क्या करेंगे हम? सीव का यूज़ करेंगे, यानी कि छन्नी का यूज़ करेंगे। समझ गए? तो मैंने जो आटे वाला एग्जाम्पल लिया है उसमें आप थ्रेशिंग का भी बता सकते हैं, थ्रेशिंग कब यूज़ हुई, विनोइंग कब यूज़ करिए और सीविंग कब यूज़ करिए। समझ गए होंगे आप लोग ये अच्छे से। द सीविंग रिमूव पीसीज ऑफ स्टोन स्टॉक एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विद वीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। ये हमने देखा। नेक्स्ट आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे हम सीमेंट के अंदर से भी अगर हमें इम्प्योरिटीज़ को अलग करना होता है तो ये छन्नी का ही यूज़ किया जाता है पेबल एंड स्टोन्स को अलग करने के लिए। तो हमने ये कितने सारे मेथड्स देख लिए हैं। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो है सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन एंड फिल्ट्रेशन। देखिए अब इसको समझते हैं हम। देखिए सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, उसके बाद हम यहाँ एनसीईआरटी से रीड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास, अब देखिए एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मैंने मडी वाटर लिया है, एक ऐसा पानी लिया है जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी घुली हुई है, ठीक है। अब मान लीजिए कि उस पानी को अगर आप थोड़ी देर के लिए स्टिल रख दें, बिना हिलाए डुलाए एक जगह पे रख दें, तो आप क्या देखेंगे थोड़े टाइम बाद कि जो भी मड है, जो भी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मिट्टी सब पूरी की पूरी मिट्टी एक जगह नीचे बैठ गई। अब आप क्या करेंगे, एक दूसरा ग्लास लेंगे और उस पानी को आपने दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे दो चीज़ हुई। पहली चीज़ क्या हुई कि जो मिट्टी है वो सेटल डाउन हो गई, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और दूसरी प्रोसेस क्या हुई, पानी को जब आपने दूसरे ग्लास के अंदर ट्रांसफ़र करा तो आपने दोनों चीज़ों को सेपरेट कर दिया, यानी कि मिट्टी अलग और पानी अलग। तो जो ट्रांसफ़र किया है वो प्रोसेस क्या है, डिकैंटेशन। तो दोनों चीज़ समझ में आई। सेडिमेंटेशन मतलब सेटल डाउन, नीचे बैठ जाना, और डिकैंटेशन जो ट्रांसफ़र हुआ है। अब इसको अगर हम समझते हैं तो एक बार देख लीजिए। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडिड टू इट, जब हैवियर कंपोनेंट जो है वो सेटल हो जाए, नीचे बैठ जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। और व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड, जब वाटर को हमने अलग कर दिया, उसे क्या बोलते हैं, डिकैंटेशन, ठीक है। लेकिन अब आप ध्यान से एक चीज़ सोचिए, तो जो पानी हमने दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र किया, क्या वो पूरी तरह साफ़ होगा? नहीं, अब भी उसके अंदर डस्ट होगी। उसे और साफ़ करने के लिए हम तीसरी प्रोसेस यूज़ करेंगे जिसका नाम है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर का यूज़ करेंगे, और फ़िल्टर पेपर से अगर उस पानी को छानेंगे तो साफ़ पानी नीचे आ जाएगा और जो डस्ट है वो फ़िल्टर पेपर में रह जाएगी। तो फिल्ट्रेशन का तीसरा प्रोसेस यूज़ करके हम इसको अलग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया इन्होंने, अगर ऑयल और वाटर को मेरे को अलग करना हो, तेल और पानी को, तो आपको एक चीज़ पता है कि तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होते। तो अगर दो ऐसी चीज़ें हैं जो कभी मिक्स नहीं होंगी, इनसॉल्यूबल हैं, तो उसके लिए हम कौन से प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। ऑयल नीचे, ऑयल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layer, और टॉप लेयर को हम हटा देंगे तो दोनों की दोनों सेपरेट हो जाएंगी। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी फिल्ट्रेशन वाला भी आपको दिया कि वो पूरी तरीके से पानी, जो मिट्टी वाला पानी है, पूरी तरीके से उससे मिट्टी नहीं हटेगी, तो हमने तीसरी प्रोसेस क्या यूज़ करी, फिल्ट्रेशन। एक एग्जाम्पल मैंने फिल्ट्रेशन का वो वाला दिया, एक एग्जाम्पल बुक के अंदर है जैसे टी लीव्स हैं। अगर देखिए आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स, आप चाय की पत्ती को अलग करने के लिए क्या करते हैं, अगर हम डिकांटेशन के थ्रू करते हैं कि मान लीजिए थोड़ी देर हमने चाय को ऐसे रख दिया तो चाय की पत्ती नीचे हो गई, नीचे बैठ गई, लेकिन जो चाय हमने दूसरे कंटेनर के अंदर ली है डिकांटेशन के थ्रू, क्या उसमें से सारी चाय की पत्ती बिल्कुल अलग हो जाएगी, नहीं, अभी भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो पोर द टी थ्रू द स्ट्रेनर, हमने जब छन्नी से उसे छाना तब जाके हमें वो मिलेगी। अब देखते हैं
चाय की पत्ती को छानने के लिए हमने स्ट्रेनर का यूज़ किया, वो भी एक तरीके से फ़िल्टर किया है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, फ़िल्ट्रेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि चाय से चाय की पत्ती को अलग करना है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डिकैंटेशन या फ़िल्ट्रेशन? तो आंसर क्या आएगा, फ़िल्ट्रेशन, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से अलग होगी, डिकैंटेशन में वो इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी। ये हमने देखा। नेक्स्ट एक एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी दी है, सीटेट के अंदर बहुत से क्वेश्चन एक्टिविटी से भी आते हैं। देखिए एक बार इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। हमने मडी वाटर लिया और इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर वो हमारे पास मडी वाटर नहीं है तो आप पानी लो और पानी में सॉइल मिला दो, ठीक है। थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व करो। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। कुछ देर बाद जो मिट्टी है वो नीचे सेटल हो जाएगी और आपने पानी को टिल्ट करके दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। तो एक ग्लास के अंदर क्या बची, मिट्टी, और दूसरे ग्लास के अंदर कैसा पानी बचेगा, जिसके अंदर अभी भी डस्ट है। इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? तो बिल्कुल वो मडी होगा, क्योंकि पूरी तरीके से तो मिट्टी नहीं हटेगी। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर। तो उन्होंने वाटर को क्या किया, फिल्टर किया। जो चीज़ मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ ना, फिल्टर पेपर वाली, वही इस एक्टिविटी के अंदर बताई है कि जो मडी वाटर है उसको पूरी तरीके से मतलब सेपरेट करने के लिए मड को हमें 3 प्रोसेस लगानी पड़ेंगी, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, जो भी दूसरे ग्लास के अंदर जो वाटर है जिसके अंदर थोड़ी डस्ट रह गई है उसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर के थ्रू हम स्ट्रेन कर देंगे, या हम क्लोथ भी ले सकते हैं बहुत ही पतला सा जो फिल्टर की तरह एक्ट करेगा। तो इस एक्टिविटी के अंदर यही कहा गया है, फिल्टर पेपर यूज़ होता है। ये देखिए ये एक्टिविटी है, ये हमने देखा। फिल्ट्रेशन का और कुछ एग्जाम्पल हैं जो ऐसे सीटेट में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कहाँ कहाँ फिल्ट्रेशन यूज़ होगी सेपरेशन में, ऑप्शन दे देगा तो आपको सेलेक्ट करना है। देखिए जब हम जूस निकालते हैं तो अगर हमें पल्प अलग करना है, फ्रूट या वेजिटेबल का पल्प, तो उसको भी क्या करते हैं, हम छानते हैं, है ना, कॉटन के कपड़े में छानते हैं, तो फिल्ट्रेशन वहाँ पे भी यूज़ हुआ। सेकंड फिल्ट्रेशन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब घर में हम पनीर बनाते हैं तब भी फिल्ट्रेशन का यूज़ होता है, ठीक है। ये रहा, देखिए सॉलिड पनीर को लिक्विड से, जो पनीर जब हम नींबू मिल्क में डाल के नींबू डालते हैं तो दूध फट जाता है, उसके बाद पनीर बनता है। तो जो सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पनीर है, उसको लिक्विड से अलग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसको भी कॉटन के कपड़े में छानते हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या हुआ है, फिल्ट्रेशन का यूज़ हुआ है। तीसरा अब जो प्रोसेस हम देखने जा रहे हैं वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन और कंडेंसेशन को मैं आपको पहले समझा देती हूँ। देखिए इवापोरेशन को समझने के लिए एक चीज़ समझते हैं, पानी जो है 3 फॉर्म में अवेलेबल रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अगर वाटर लिक्विड से गैशियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, यानी कि पानी भाप बन रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, पानी का भाप बनना क्या कहलाता है, इवापोरेशन। इसी का अगर आप उल्टा करें, यानी कि अगर गैस से लिक्विड बन रहा है, अगर भाप वापस से पानी बन जा रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। दोनों प्रोसेस समझ में आई। लेकिन आप एक चीज़ और मैं थोड़ा बता देती हूँ, अगर लिक्विड से गैस बन रहा है, या आप मान लीजिए जब हम इस साइकिल पे ऐसे जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड बना, जैसे सॉलिड मैंने मान लिया बर्फ़ ली और पानी बन गया, तो क्या हुआ, आपने हीट दी उसे या कूल किया, तो हीटिंग पे ऐसा हुआ। पानी सॉलिड से लिक्विड कब बना, जब हमने हीट किया। ऐसे लिक्विड से गैस पानी कब बना, जब उसको हमने हीट किया। अगर मैं इसका उल्टा करूं कि पानी गैस से लिक्विड कब बनेगा, जब उसको कूल किया जाएगा। ऐसी लिक्विड बर्फ कब बनेगी, जब उसको कूल किया जाएगा। तो अगर उल्टी प्रोसेस चल रही है तो कूलिंग हो रहा है, और सीधा है तो क्या होगा, हीटिंग होगा। तो कंडेंसेशन और इवापोरेशन आपको समझ में आ गया होगा। इवापोरेशन क्या होता है, लिक्विड टू गैस, और कंडेंसेशन मतलब होता है गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखते हैं कैसे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस होती है इवापोरेशन के थ्रू। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने ऐसा पानी लिया है, ये ग्लास है जिसके अंदर सॉल्टी वाटर है, पानी है प्लस सॉल्ट है, वाटर प्लस सॉल्ट लिया है, तो आप इसको कैसे अलग करेंगे। तो देखिए अगर मेरे को पता है कि किसी चीज़ के अंदर पानी है और दूसरी चीज़ अलग करनी है, ठीक है,
दोनों आपस में सॉल्यूबल है। सॉल्ट तो पानी के अंदर पूरा घुल जाता है, तो अब उसको हाथ से या विनोइंग, थ्रेशिंग, ये सब चीज़ तो नहीं हम यूज़ कर सकते, ना फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि वाटर को अगर मैं हीट करूँ तो वाटर इवापोरेट हो जाता है, भाप बन जाएगा। तो अगर मैंने इस सॉल्यूशन को हीट किया तो पानी तो भाप बन गया, तो कंटेनर के अंदर, ग्लास के अंदर क्या बचेगा, सॉल्ट। तो इवापोरेशन का यूज़ कहाँ पर हुआ, जहाँ पर वाटर है और हमें दूसरी सब्सटेंस को अलग करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर को हीट कर सकते हैं। तो जो दूसरी सब्सटेंस बचेगी वो क्या बचेगा, सॉल्ट। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में इसी से एक और बनेगा, अभी हम एनसीईआरटी में रीड भी करेंगे उसे, मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है इस पानी के अंदर 50 ग्राम, तो जो सॉल्ट मेरे को मिलेगा ना वापस पानी के, जब पानी को मैं इवापोरेट करूँगी, तो क्या वो 50 ग्राम से ज़्यादा मिलेगा या 50 ग्राम ही मिलेगा या उससे कम मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कम मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आधा सॉल्ट तो पानी के अंदर ऑलरेडी डिज़ोल्व है, तो जो डिज़ोल्व नहीं हो पाया होगा वो मेरे को रिसीव होगा। तो हमेशा क्वांटिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्यों, एक उससे टर्म है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। एक सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब होता है, देखिए मान लीजिए मैंने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर पानी है, अब पानी में मैंने नमक डाला, 1 चम्मच नमक डाला, घुल गया, 2 चम्मच डाला, घुल गया। अगर मैं इस तरीके से ही डालती रहूं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब और नमक नहीं घुलेगा, नमक का घुलना बंद हो जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में अब ज़्यादा नमक नहीं घुल सकता, इसका मतलब जितनी क्वांटिटी घुलनी थी वो उतनी घुल चुकी है। तो सॉल्यूशन कैसा बन गया, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब वो सॉल्यूशन होता है जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा सब्सटेंस को डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे पानी से नमक को अलग करना है, अगर वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल है तो हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि जिसमें कुछ नमक बच रहा है, तो उसको हम डिज़ोल्व, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक बार एनसीईआरटी में से देखते हैं। देखिए, वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, इट्स कॉल्ड इवापोरेशन। ये आपने देख लिया। अब देखिए, सी वाटर से, जो सी वाटर होता है, समुद्र के पानी से हम नमक लेते हैं, कैसे, when sea water is allowed to stand in shallow pits, water get heated by sunlight and slowly turns into water vapor। वाटर वेपर बन गया तो नीचे क्या बचेगा, पिट्स के अंदर सॉल्ट बचेगा, और उसको फिर हम उसको प्यूरीफाई करेंगे और क्या मिलेगा, फिर कॉमन सॉल्ट जो घर में यूज़ होता है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी होती है ताकि फर्दर इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया जाए। अब एक से ज़्यादा मेथड भी कई बार यूज़ होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। जैसे कि अगर मैंने कहा सैंड और सॉल्ट को आप अलग करो, रेत और नमक को अलग करना है, तो कैसे करेंगे। रेत और नमक को तो अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों ही सॉलिड पार्टिकल्स हैं और दोनों की ही बहुत ही फाइन पार्टिकल हैं। तो हमने तीसरी चीज़ हमने ली, हमने वाटर लिया, वाटर को ऐड किया सॉल्यूशन के अंदर और क्या करा, हीट कर दिया। तो हीट करने से क्या होगा, वाटर, जब हमने रेत को लिया, पानी को लिया और सॉल्ट को लिया, तो रेत नीचे बैठ गया, ठीक है। देखिए, इसे हम यहाँ पे बेटर समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास सैंड है प्लस सॉल्ट है, इन्हें अलग करना है, तो मैंने क्या करा, इसमें पानी भी मिला दिया, वाटर भी मिला दिया। अब पानी में नमक तो घुल गया लेकिन सैंड तो नहीं घुलेगा, तो सैंड क्या होगा, पानी में नीचे बैठ जाएगा। ये सैंड नीचे बैठ गया और पानी यहाँ पर ऊपर पानी है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा ग्लास लेंगे और उसके अंदर इस पानी को डाल देंगे। तो अब इस वाले ग्लास के अंदर क्या क्या चीज़ होगी, इसमें सॉल्ट प्लस वाटर होगा इस वाले ग्लास में। तो हमने सैंड को तो अलग कर दिया, और सॉल्ट और वाटर को अलग करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इवापोरेशन। तो सैंड और सॉल्ट को अलग करने के लिए 3 प्रोसेस यूज़ हुई। पहला, सैंड का नीचे बैठना, सेडिमेंटेशन। एक ग्लास से आपने दूसरे में उसे ट्रांसफ़र किया, डिकैंटेशन। तीसरा, सॉल्ट को वाटर से अलग करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, इवापोरेशन। एक प्रोसेस और यूज़ होगी, देखिए अभी हम इसको समझते हैं। अब मेरे को सॉल्ट और वाटर को अलग करना है, कैसे हम करेंगे सॉल्ट और वाटर को अलग। मेरे पास ये सॉल्ट प्लस वाटर वाला सॉल्यूशन है, मैंने इसको हीट किया। हीट करने पे क्या होगा,
जो पानी है वो तो पूरा भाप बन के उड़ जाएगा, तो मैंने इसके ऊपर एक प्लेट को ढक दिया। अगर प्लेट को हमने ढक दिया और प्लेट के ऊपर थोड़ी सी आइस रखी, तो पानी भाप बना, भाप बन के वो जैसी प्लेट के कांटेक्ट में आएगा तो कूल होने पे, मैंने बताया था जब कूल होगा तो वाटर वेपर वापस से क्या बन जाएगा, पानी। और हम अगर यहाँ पे एक अलग बीकर रख दें तो प्लेट का जितना भी भाप पानी बना वो पानी इसमें आ जाएगा, तो पानी अलग और यहाँ क्या बचेगा, सॉल्ट। अब एक बार एनसीईआरटी में इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, कैटल के अंदर हमने क्या लिया था, इन्होंने कैटल लिया, केतली ली है, ठीक है। इसके अंदर सॉल्टी वाटर है जिसमें सॉल्ट और वाटर मिक्स है। तो यहाँ पे पानी क्या हुआ, पानी इवापोरेट हुआ और जैसे ही इस प्लेट से टच होगा तो कूल होके वो क्या बन जाएगा, वापस से पानी। तो बीकर के अंदर पानी अलग हो जाएगा और केटल में क्या बचेगा, सॉल्ट। तो 4 प्रोसेस यूज हुई हैं सैंड और सॉल्ट को अलग करने के लिए। 4 कौन कौन सी प्रोसेस हैं, सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये आपको समझ में आया होगा। अब जो मैंने आपको अभी समझाया था ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये वही क्वेश्चन बना। जो सॉल्ट बचा है वो कम मिलेगा। देखो यहाँ पे पहेली और भूजो वाले जो क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, पहेली ने नोट किया, शी फाउंड हाउ एवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट शी हैड टेकन। तो कहाँ पे चला गया सॉल्ट, वो सॉल्ट कहाँ पे चला गया, देखिए यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो मैंने आपको समझाया ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड। अगर हमने लार्ज क्वांटिटी का ज़्यादा नमक घोला है सैंड के अंदर तो क्या होगा, एक टाइम पे अगर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट वुड हैव रिमेन मिक्स्ड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। उसको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो समझ में आ गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया, जो बच जाएगा अनसैचुरेटेड वो हम करेंगे। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे सीटेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर वाले में। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी मटेरियल की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है घटती है, तो आपका आंसर होगा कि वो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि अगर नमक को अगर आप पानी में घोल रहे हैं और साथ में हीट कर रहे हैं तो ज़्यादा नमक घुल जाएगा। हीट करने पे यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे ज़्यादा आप उसमें ज़्यादा अमाउंट घुल सकता है। तो ये आपको बस नोट्स के अंदर इतना याद रखना है कि लार्जर, अगर आपको ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कब होगी, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, यानी कि ज़्यादा अमाउंट आप घोल सकते हैं। एक्टिविटी आप पढ़ लीजिएगा ये वाली। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, वाटर के अंदर अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग अमाउंट में डिज़ोल्व होती है। अगर मैं नमक लूँ तो हो सकता है कि अगर आपने आधा ग्लास पानी लिया है तो उसके अंदर 5 चम्मच नमक घुल जाए, लेकिन उसी पानी के अंदर जो चीनी है वो 3 चम्मच ही घुले। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट। तो अगर इस तरीके से स्टेटमेंट आ गया तो आपको ट्रू या फॉल्स में क्या करना है, इसको ट्रू मार्क करना है। नेक्स्ट है, ये एक यहाँ पे एक पॉइंट है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में ही कहा है। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस। अगर एक टाइम पर ज़्यादा वो घुलना ही बंद हो जाए नमक, है ना, तो नमक क्या हो गया, अब नमक का जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। अब उससे ज़्यादा नमक को आप उसमें नहीं घोल सकते। तो ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। समरी आप एक बार देख लीजिएगा और एनसीईआरटी में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह देख लीजिएगा। वैसे जितना पढ़ाया है तो आप अब उसको, आई होप आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको सही में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।